देखना भाई, आज का क्लास ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल इसे बोला गया है। ध्यान ध्यान दीजिएगा। हम इसके पहले जो भी क्लास लिए हैं, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, और उसके बाद से हमने पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान दीजिएगा, जो दो टाइम पीरियड को हमने पढ़ा रखा है, इसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, पेपर में आते हैं। हमेशा पेपर में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी पेपर में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो उन टॉपिक को आप लोग सही से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कि आपको किसी भी पेपर में आप लोग बैठे हैं तो दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ रही हैं सारी बातें? तो आप लोगों की जो भी क्लास पीछे आप लोग पढ़े हैं, उसकी क्लासेज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, और नहीं तो अपने कोचिंग के ऐप पे देख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है भाई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता, या इसे कह सकते हैं वैदिक काल। ये जो वैदिक काल है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो समय है, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का ये क्या है, तो टाइम पीरियड है। वैदिक जो काल है, यानी कि वैदिक जो सभ्यता है, इसका जो विकास हुआ था, ये हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य, ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता का क्या हुआ है, तो विकास हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्यों पड़ा है, नाम पे जिक्र कर लें कि सर इसका नाम वैदिक सभ्यता या वैदिक वैदिक काल क्यों पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इसी समय काल में, ध्यान दीजिएगा, इसी समय काल में वेदों का निर्माण हुआ है। वेदों का निर्माण किस समय में हुआ है, तो वेदों का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, 1500 से लेकर ये 600 ईसा पूर्व के मध्य क्या हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, वेदों के जो संग्रहकर्ता हैं वो हैं वेद व्यास। कौन है वेदों के संग्रहकर्ता, कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम क्या है भाई, वेद व्यास का पूरा नाम, वेद व्यास का पूरा नाम, बाबू कॉपी में नहीं देखना है, इधर देखो। ठीक है ना, हमने पढ़ा रखा है, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है ना। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे देखना, यहाँ पे इस समय को, यानी कि इस टाइम पीरियड को आप लोग देखेंगे तो इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सर यहाँ पे आर्य कहाँ से दिख रहा है, तो यानी कि सर इस टाइम पीरियड में, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो आए आर्य, भारत में कौन आया, तो आर्यों के का आगमन हुआ, और उस आगमन से, ध्यान दीजिएगा, भारत के भारत के व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, इनके आने से भारतीय व्यवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इन आर्यों के आने से ही इस वैदिक काल का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आर्य कौन थे, तो वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है कि आर्य कौन थे। ठीक है ना। ऐसे में आप लोग को बता दूं कि मान्यता प्राप्त है कि आर्य मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, भारत में संस्कृत सिखाने के लिए आए थे। भारत में किसको क्या सिखाने आए थे, वो संस्कृत। ठीक है ना, यानी कि भारत में जो संस्कृत का प्रचलन हुआ, यानी कि संस्कृत भाषा का जो विकास हुआ है, यह हुआ है कब से, तो वैदिक काल से। वैदिक काल से ही क्या हुआ है,
तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। ठीक है ना। तो एक बार और ध्यान से देखिएगा, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है यानी कि समय काल है वो कितना है भाई? तो सर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और इस उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये पूरा तो सर वैदिक काल ही है, तो इसको दो भागों में बता रहे हैं। तो आपको बता दूं कि दो भागों में पढ़ने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ ऋग वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, ऋग वेद का ही निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ है? ऋग वेद। और उत्तर वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं कि जो वेदों की संख्या हमारे क्या है जी, भारत में हमारी वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। उसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो कौन है? ऋग वेद। इस ऋग वेद का निर्माण 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, इसलिए इस समय काल को ऋग वैदिक काल कहा गया। और बाकी के वेदों का निर्माण इस काल में हुआ है, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। कौन कौन से वेद? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कौन सा? तो ये हो गया पहला। उसके बाद से दूसरा कौन सा? यजुर, यजुर्वेद। तीसरा कौन था? साम वेद। और चौथा अथर्व, अथर्ववेद। अथर्ववेद। किसी को दिक्कत? ध्यान देना, इस चीज को समझना है कि सर ऋग वैदिक काल में ऋग वेद का निर्माण हुआ था, उत्तर वैदिक काल में किस वेद का निर्माण हुआ है? तो बाकी 3 वेदों का निर्माण हुआ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। और भी बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, यह ऋग वैदिक काल जो होगा, इनकी जो वर्ण व्यवस्था होगी कर्म के आधार पे होगी। किस पे होगी? तो जो ऋग वैदिक काल है इसमें जो इनकी वर्ण व्यवस्था होगी कर्म के आधार पे होगी। और उत्तर वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा, इनकी जो व्यवस्था होगी इनकी वर्ण की, वो जन्म के आधार पे हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जन्म के आधार पे इनके वर्ण व्यवस्था थे और इनके कर्म के आधार पे थे, इसलिए इनको अलग दिखाया गया है। ठीक है ना। और भी विभिन्नताएं आपको बताएंगे कि जो ऋग वैदिक काल थे ये कबीलों में बटे हुए थे और छोटे छोटे कबीलों में क्या थे? बटे हुए थे। लेकिन आगे चलकर आपको बताएंगे कि वही कबीला धीरे धीरे एक होने लगे और वो कबीला एक होकर वो जनपद का निर्माण किए। आगे चलकर क्या होने लगे? वो कबीला मिल गए आपस में, धीरे धीरे वो कबीलाएं क्या हो गए? मिलते गए। और वो कबीलाएं क्या होने लगे? तो धीरे धीरे करके वो एक जनपद का निर्माण करने लगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे यहां से देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में और इस टाइम पीरियड में परिवर्तन देखने को मिला है, इसलिए इसे दो कालखंडों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो वैदिक सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता। लेकिन ये शहरी सभ्यता नहीं है, ये कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है ना। आगे देखना, किसी को दिक्कत यहाँ तक? कोई नोट कर रहा होगा तो कर लेगा। ठीक है ना। नोट कर लो भाई। आगे बढ़े, चलो देखना ध्यान से।
सिंधु घाट वैदिक सभ्यता का ध्यान दीजिएगा, ये प्रमाण हमको मिला है, ध्यान दीजिएगा कि ये आर्य कहाँ के लोग थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको प्रमाण मिला है। कैसे हम बताते हैं कि जो आर्य थे मध्य एशिया के थे, तो ध्यान दीजिएगा, ईरान की एक धार्मिक पुस्तक है जैन अवस्था, जैन अवस्थे या अवस्था, तथा एक अभिलेख है गोगा जकोई अभिलेख, गोगा जकोई अभिलेख। ध्यान दीजिएगा, इन इनसे हमको ध्यान दीजिएगा, इनके संकेतों के अनुसार आर्य, ध्यान दीजिएगा, संभवतः ईरान के रास्ते भारत आए थे, जिसे हम अनुमान लगाते हैं कि आर्य मध्य एशिया के लोग थे। ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है या मानना है कि ये आर्य क्या है, मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, जिन्होंने भारत के नहीं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक पड़ता है पर्वत जिसका नाम है हिंद कुश पर्वत, और उस हिंद कुश पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है खेबर दर्रा। कौन सी दर्रा? खेबर दर्रा। तो माना जाता है कि जो आर्य थे उसी खेबर दारे के माध्यम से भारत में प्रवेश किए और यह आके बस गए सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ बसे? थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, हम थोड़ा सा फिगर बना देंगे। ये आपका है भारत, रफली फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको सीरियस नहीं लेना है कि सर मेरा भारत इतना छोटा नहीं है। आपका भारत वास्तव में छोटा नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक रफ फिगर है ना। समझ जाएंगे आप लोग भारत को। ये भारत दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान। इसके ऊपर से थोड़ा सा पड़ता है ये अफगानिस्तान, है कि नहीं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, उस पर्वत का नाम है हिंद कुश पर्वत। क्या चीज? हिंद कुश। सही है जी, हिंद कुश पर्वत, हिंद कुश पर्वत, हिंद कुश पर्वत। ध्यान दीजिएगा, ये हिंद कुश पर्वत में दो दर्रे पड़ते हैं, एक दर्रा यहाँ पे, एक दर्रा यहाँ पे। कलर चेंज करके समझा देते हैं कि समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, एक दर्रा यहाँ पे और एक दर्रा यहाँ पे। जो ये दर्रा है इसको कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, खेबर दर्रा। खेबर दर्रा। और इसको नाम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, गोमल दर्रा। दर्रा। बाबू क्लास में एक बार और बताया था कि दारा क्या होता है। दारा, दो पहाड़ियों के बीच के गैप को दारा बोला जाता है। यानी कि दो पहाड़ियों के बीच के गैप या रास्ते को क्या बोला जाता है? दर्रा। तो ये हिंद कुश पर्वत है, तो इसमें पर्वत के बीचों बीच से जो रास्ते हैं इसको दारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इस हिंद कुश पर्वत में दो दर्रे हैं, एक खैबर दारा और एक कोमल दारा। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्य थे ईरान के रास्ते आए, और ध्यान दीजिएगा, यह भारत में खेबर दारा के माध्यम से ये कहाँ पहुंच गए? तो भारत में पहुंच गए। और भारत के जो ये सिंध प्रांत था, इस सिंध प्रांत में आकर ये बस गए। सिंध प्रांत या इसी क्षेत्र को पंजाब क्षेत्र कहा जाता था, या इसी क्षेत्र को, ध्यान देना, सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहा गया है? क्योंकि इस क्षेत्र से 7 नदियां बहा करती थी। 7 नदियां बहा करती थी। उन सातों नदियों से इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया है, क्योंकि इसमें सिंधु नदी क्या थी? शामिल थी। ठीक है ना। किसी को दिक्कत? समझ में आया? तो ये खेबर दर्रा और गोमल दर्रा किस पर्वत में स्थित है? किस पर्वत में स्थित है?
तो हिंद कुश पर्वत। हिंद कुश पर्वत कहाँ स्थित है? तो सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है ना। बताइए भारत में आर्य किस दर्रे से प्रवेश किए थे? भारत में आर्य किस दारा से प्रवेश किए थे? खैबर दारा से, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो भाई, सबको समझ में आ रहे हैं? चलो, जहां पे आपको दिक्कत होगा एक बार आप लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको हिस्ट्री तभी समझ में आएगा जब सभी चीजें आपको कंफर्म रहेगा, ठीक है। और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा टाइम दूं कि आप लोग हिस्ट्री को समझे, ना कि रटे। हिस्ट्री बिल्कुल इतिहास को रटना नहीं है, उस चीज को समझना है। और कैसे समझेंगे? जब पिछले चीजों को रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। उन लड़कों को दिक्कत इसमें होगी जो पिछला क्लास नहीं देखा है। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके हमारे क्लासेस को देखेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो ये आगे की चीजें आपको दिक्कत करेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये समझ में आ गया। ये हमें जो आर्य थे उनके प्रमाण मिले हैं कि ये आर्य, ध्यान दीजिएगा, ईरान के रास्ते भारत में प्रवेश किए थे, ईरान के रास्ते आए थे। और ध्यान दीजिएगा, ईरान के रास्ते आए थे, ये दो अवशेष मिले हमें। एक ईरान की धार्मिक पुस्तक कौन थी? द जैन अवस्था, ठीक है ना, या अवस्थे, या दूसरा एक अभिलेख है, होगा जकोई अभिलेख, होगा जकोई अभिलेख, ये अभिलेख है, ठीक है ना। और ये क्या है? तो ये पुस्तक है। इन दोनों के से इन दोनों के संकेतों के हिसाब से हमें पता चला कि ये जो आर्य थे उसी माध्यम से, उसी रास्ते से कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने बताया कि ये आर्य मध्य एशिया के लोग थे। इन्होंने तो वही बात बोल रहा है कि मध्य एशिया के लोग थे। और यह कहाँ से आए हैं? तो खैबर दारे के माध्यम से भारत में प्रवेश किए। और कहाँ बस गए आकर? तो सर बस गए सप्त सिंधु प्रदेश। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि आर्य भारत के किस क्षेत्र में बसे थे? किस क्षेत्र में बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु, इसका सप्त सिंधु प्रदेश क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि सर यह 7 नदियों से घिरा हुआ क्या था? भूखंड था, ठीक है ना। आगे देखना, कुछ लोगों का कहना है कि आर्य इन जगहों से आए थे, जो निम्न प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये दयानंद सरस्वती जो थे, इनका मानना था कि ये आर्य तिब्बत से आए हुए लोग थे। कहाँ से आए हुए लोग थे? आर्य कहाँ से आए हुए लोग थे? तिब्बत से आए हुए लोग थे। आर्य कहाँ से लोग थे आए हुए? तिब्बत से। किनका मत है? किनका मत है? तो दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये आर्य जो थे तिब्बत से आए हुए लोग थे। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, इसका प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं मिला। तो ये सत्य नहीं है। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है? तिब्बत से। जब नाम लेकर बोलेगा तब हम उनके नाम के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। लेकिन बिल्कुल पूछे कि आर्य कहाँ से थे, तो हम बोलेंगे मध्य एशिया, क्योंकि ये प्रमाण मिला है इसका, ये सत्य है, ठीक है ना। क्या ये ठीक है, आगे देखना, आगे देखना ध्यान से। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग थे। बाल, अच्छा, चलो देखो ध्यान से। बता रहे हैं बाबू, ध्यान देना कि ये दो जो दयानंद सरस्वती थे, इनका मत था, इनका मत मैंने मानना,
ठीक है ना। इनका मत था कि ये जो आर्य थे, आर्य, ये आर्य कहाँ से आए हुए लोग थे? ये तिब्बत से आए हुए लोग थे, तिब्बत से आए हुए लोग थे। लेकिन इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई प्रमाण होना चाहिए ना, अगर हम कोई भी बात कहेंगे तो उसका प्रमाण मिलना चाहिए कि वो बात सत्य भी है कि गलत है। तो इन्होंने बताया तो कि जो आर्य थे ये तिब्बत से आए थे, लेकिन जो उन्होंने प्रमाण यानी कि जो उन्होंने साक्ष्य दिया वो प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, गलत माना गया, यानी कि आर्य वहां के लोग नहीं थे, लेकिन इनका मत कहना था। तो इसलिए इनको याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया गया है ये, ठीक है ना। वही बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ये जो आर्य थे भारत के ठंडे प्रदेशों में बसे हैं आकर। इसका मतलब कि ये लोग उत्तरी ध्रुव के लोग थे। कहाँ के थे? उत्तरी ध्रुव के लोग थे। लेकिन इनका भी प्रमाण नहीं मिला कुछ। अगर ठंडे प्रदेश से आए थे ये लोग तो दक्षिणी ध्रुव के भी हो सकते हैं। ये बताओ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे ठंडा होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे ठंडा होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में आकर वो बसे? इसका मतलब वो ठंडे इलाकों से आए थे। और ठंडा इलाका ये उत्तरी ध्रुव क्यों, दक्षिणी ध्रुव भी तो हो सकता है। तो इनका भी प्रमाण सही नहीं था। लेकिन इनका मत बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये उस समय के माने जाने लोग थे, माने जाने लोग थे। इनके बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक और इतिहासकार थे जिसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने बताया कि जो ये आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। जो इनके साक्ष्य भी आपको मिले, एक ईरान की पुस्तक, ठीक है ना, और दूसरा क्या चीज, तो अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो वो अभिलेख था, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अभिलेख भाई? तो ये अभिलेख था सर, होगा जकोई अभिलेख, होगा जकोई अभिलेख। और दूसरी इसकी पुस्तक ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवस्था, जैन अवस्था, ठीक है ना। ध्यान देना, किसी को दिक्कत? वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था या इनका मानना था कि ये आर्य जो थे ये भारत के ही लोग थे। कहाँ के लोग थे? भारत के ही लोग थे, ठीक है ना। इनका भी कहना गलत नहीं माना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ही पहले आपको बता दूं कि सर एक सभ्यता थी जो लगभग 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व एक सभ्यता अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ना। कौन सी सभ्यता? तो सर 2500 ईसा पूर्व से 1500, 1500 या 1700 मान लो, 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ध्यान देना, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोग देखे होंगे कि सर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में ये हमारे भारत की सबसे विकसित या पूरे विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी, जो बाढ़ के कारण ये क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। तो इनका भी मत माना जा सकता है, क्योंकि सर यही तो तबाह हुए थे। हो सकता है कि यही लोग इस नई सभ्यता का जन्म दिए हों, यही लोग वहां से पलायन किए और ये बाढ़ के कारण ये जो बह गए थे, जो बचे हुए लोग थे, इन्होंने ही हो सकता है कि इस नई सभ्यता का विकास शुरू किया हो। क्योंकि जब बह गए या इनकी जो सभ्यता थी वो समाप्त हुई, तो उसमें से बचे हुए लोग कहीं ना कहीं पलायन तो करेंगे। सभी एक ही साथ तो खत्म नहीं हुए होंगे, कुछ बच भी गए होंगे। तो वो उस स्थान को छोड़कर कहीं ना कहीं बसेंगे जाकर।
तो हो सकता है कि यही सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए लोग थे फिर दोबारा एक नई सभ्यता को जन्म दिए, ठीक है ना, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। लेकिन इनका भी मानना सत्य नहीं है, क्योंकि इसके सही से प्रमाण नहीं मिले हैं, सही से प्रमाण नहीं मिला है। प्रमाण मिला तो ये मैक्समुलर, ध्यान दीजिएगा, मध्य एशिया। जब तक किसी वैज्ञानिक, किसी इतिहासकार का नाम नहीं लेगा, जब तक हम उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। जब भी पूछेगा कि आर्य कहाँ के लोग थे, तो आर्य मध्य एशिया के लोग थे। लेकिन अगर किसी भी इस इतिहासकार के नाम को अगर जोड़ता है तो इनके अकॉर्डिंग आंसर देंगे हम, ठीक है ना। 1 2 3 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी को दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस सभ्यता का विकास किनके आने से हुआ है? आर्यों के आगमन से, ठीक है ना। आर्य कहाँ से आए हुए लोग थे? मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, ठीक है ना। इस वैदिक सभ्यता को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? 2। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इस ऋग वैदिक काल का ऋग वैदिक काल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उस टाइम में ऋग वेद का निर्माण हुआ है, और उत्तर वैदिक काल में तो बच्चे 3 वेदों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे देखना। अगर आपको बता दो, ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता का जो साक्ष्य हमको मिला है, यही हमारे क्या है, तो 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? अगर देखा जाए तो इस वैदिक सभ्यता का जो हमें प्रमाण है या इसके साक्ष्य जो मिला है, ये हमारे वेद हैं, ठीक है ना। ये वेद कितने हैं? तो 4। पहला वेद आपको बता दूं, तो पहला वेद है आपका ऋग वेद, ऋग वेद। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा अथर्ववेद। किसी को दिक्कत? ध्यान देना, ये वेदों को ध्यान दीजिएगा। ये जो ऋग वेद है, इसमें ध्यान दीजिएगा, देवताओं के स्तुति में, देवताओं के स्तुति में मंत्र की रचना की गई है, मंत्र की रचना की गई है। देवताओं की स्तुति में क्या किया गया है? इसमें मंत्र की रचना की गई है, ठीक है ना। ये यजुर्वेद, ध्यान दीजिएगा, यह कर्म कांड या यज्ञ से संबंधित सारे मंत्रों का इसमें संग्रह है। क्या चीज? तो कर्म कांड और यज्ञ से संबंधित सारे मंत्र किसमें हैं? तो सर यजुर्वेद में। ऋग्वेद में क्या है? तो देवताओं की स्तुति में इसमें क्या है? तो मंत्र हैं, ठीक है ना। और ये सामवेद में आपको क्या मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में जो गाए जाने वाले मंत्र थे, उनको ध्यान दीजिएगा, ये गायन से संबंधित है। साम का मतलब ही गायन होता है। साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गायन। गायन, गायन मैंने गाया जाने वाला, ठीक है ना। तो इस ऋग्वेद के मंत्रों को गाया जाने वाला जो वेद है, वो कौन सा है? सामवेद। और इस अथर्ववेद का संबंध ध्यान दीजिएगा, जादू टोना, जड़ी बूटी, चिकित्सा, प्रेम, विवाह, ये सारे चीजों से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? आगे देखना। ऋग्वेद देवताओं के स्तुति में मंत्रों का उच्चारण किया गया है। इस ऋग्वेद में क्या, यजुर्वेद में क्या हुआ है?
तो कर्म और यज्ञ से संबंधित मंत्र है। और इस साम वेद में ध्यान दीजिएगा, गाए गाए जाने वाले क्या हैं? मंत्र है। यानी कि गान से संबंधित क्या है? मंत्र। आपको बता दूं कि भारत के संगीत का जो स्रोत है, ध्यान दीजिएगा, यही है। कौन सा? तो सामवेद। जो आप लोग संगीत के 7 स्वरों की बात करते हैं, वो सातों स्वर किस में मिलते हैं? तो सामवेद में, ठीक है ना। और अथर्ववेद जो है, जादू टोना चिकित्सा जड़ी बूटी सारी चीजों के बारे में जिक्र कहाँ हुआ है? तो इस अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? जब हम पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वैदिक काल समाप्त होगा तो इसके बाद पढ़ाएंगे वैदिक साहित्य या साहित्य को। और साहित्य पढ़ाएंगे तो इनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न बनते हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है वहां से पूरे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आगे देखना, आगे देखना भाई, हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ध्यान दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से इसका जो टाइम पीरियड था वो 1000 ईसा पूर्व है। और ध्यान दीजिएगा, इस काल की समस्त जानकारी जो मिली है, एकमात्र इसका स्रोत है जो ऋग्वेद है। इसकी सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? ऋग्वेद से। इसलिए इसका नाम भी पड़ा है ऋग वैदिक काल। समझे? इसका नाम ऋग वैदिक काल क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी सारी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिली है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, ब्यास, सतलुज, रावी, रावी, ठीक है ना, रावी, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब के आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को ध्यान दीजिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी नदियां इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि सप्त नदियों में इनमें से कौन सी नदी नहीं है? इसमें से 3 दे देगा और एक चौथी अलग से दे देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहा गया है उस क्षेत्र को? क्योंकि क्षेत्र से 7 नदियां ये बहा करती थी, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब। ये क्या है? इनके आधार पे ही इनका नाम सप्त सिंधु प्रदेश बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जिसमें सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया है। आपको बता दूं कि इस ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो नदी का उल्लेख मिला है, वो मिला है किसका? तो सिंधु का। किसका भाई? सिंधु का। कितनी बार? तो सर, सिंधु नदी का जो उल्लेख मिला है लगभग 60 बार, ठीक है ना। उसके बाद से मिला हमें इसमें किसका? तो सरस्वती का, ठीक है ना। कितनी बार? तो सर 55 बार, ठीक है। और उसके बाद से हमको मिला है किसका? तो इसमें मिला है हमको, ध्यान देना, गंगा का भी उल्लेख मिला है, लेकिन गंगा का उल्लेख एक बार मिला है। गंगा का उल्लेख एक बार, गंगा का उल्लेख एक बार, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हमें ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु, उसके बाद से सरस्वती और गंगा का एक बार, ठीक है ना। और यमुना का ध्यान दीजिएगा 3 बार, यमुना का 3 बार, यमुना का कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना। आपको बता दूं कि इस ऋग्वेद के हिसाब से, यानी कि ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी इस सरस्वती को बताया गया है। किसको बताया गया है? सरस्वती। यानी कि वैदिक काल में सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती थी, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। जिस जिसका ऋग्वेद में मात्र एक बार उल्लेख मिला है। कितनी बार? एक बार। इसको याद रखना है। किसी को दिक्कत?
ऋग्वेद में अफगानिस्तान के इन और 4 नदियों का भी उल्लेख मिला है। वो 4 नदियां कौन सी है? तो कुंभा, ठीक है ना, ये कुंभा, और दूसरी कुंभू, गोमती, और एक है सुवस्तु। कौन सी है? सुवस्तु। ध्यान देना, इस ऋग्वेद में ध्यान दीजिएगा, ये अफगानिस्तान के 4 नदी और हैं जो उनका भी उल्लेख मिला है। कौन कौन सी हैं? तो सर, कुंभा, कुंभू, गोमती, सुवास्तु, और सुवस्तु ये क्या है? चौथी नदी है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आगे देखना, आगे देखना, इस ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उनकी राजनीतिक स्थिति जो थी, ध्यान दीजिएगा कैसी थी? तो ये कबीलाई तंत्रों में क्या थे? ये बटे हुए थे। या इनकी जो प्रतिनिधित्व थी वो कबीलाई तंत्रों में क्या थी? बटी थी। ठीक है, और इन कबीलों का जो प्रधान होता था, इन कबीलों का जो प्रधान होता था वो होता था, ध्यान दीजिएगा, राजन। कबीलों का प्रधान कौन होता था? राजन होता था। और इन राजन की, ध्यान दीजिएगा, इन राजन की स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता माने इच्छा होता है, स्वेच्छाचारिता माने इच्छा, यानी कि इनके इच्छाओं पे प्रतिबंध लगाने का जो कार्य करते थे वो करती थी, ध्यान दीजिएगा, विदत। कौन करता था? विदत। और विदत 2 संस्थाएं थी, एक सभा और समिति। विदत का मतलब कि विधि बनाने वाला, विदत मतलब विधि बनाने वाला, और विधि बनाने वाली 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। ध्यान दीजिएगा, ये 2 संस्थाएं उनके स्वेच्छाचारिता पे प्रतिबंध लगाया करती थी। यानी कि आप राजा हैं, यानी कि आप राजन, यानी कि राजा, एक कबीला के आप राजा हो गए, तो आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम ही जो मन किया वो आकर यहाँ पे करके चले जाएं, तो बताइए उससे कोई विकास होगा? नहीं होगा। वो तो हम अपने अनुकूल अपना कार्य कर लेंगे। लेकिन ये जो सभा और समिति थी, यह ऐसी संस्था थी जो राजा के इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाती थी। यानी कि यहाँ के जो प्रशासनिक इकाई थी उस पर प्रतिबंध लगाती थी। जो अपने मन की ना करे, वो अपने मन का करेगा तो फिर विकास क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, इस सभा और समिति में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। महिलाएं भी भाग ले सकती थी, किसमें? तो सभा और समिति में। ठीक है ना? ये किसके लिए थी? किसके लिए थी सभा और समिति? ध्यान दीजिएगा, विदत की 2 पुत्रियों का नाम भी मिलता है, आप लोग को ध्यान देंगे। ऋग्वेद में आपको बताएंगे कि विदत, ध्यान दीजिएगा, यह विदत की 2 पुत्रियां थी, एक सभा और एक समिति। कई क्वेश्चन पूछा गया है कि किनको विदत की 2 पुत्रियां बताया गया है? तो सभा और समिति को, सभा और समिति को। ठीक है ना? ये जो भी कार्य होते थे समाज के लिए या इन कबीलाओं के लिए, वो टोटली एक बैठक हुआ करती थी। इस बैठक से निर्णय जो लिया जाता था वही कार्य होते थे। ठीक है ना? आगे देखना, लेकिन यही कार्य धीरे 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 आगे चलकर, ध्यान दीजिएगा, जब उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो उस समय जाएंगे तो राजा की शक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे ये सभा और समिति की शक्ति कम हो जाएगी, और उसके बाद राजा अपने मन का करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग एक एक शेप दे रहे हैं कि हम लोग वैदिक सभ्यता को कैसे पढ़ना है आगे। ठीक है ना? आगे देखना, इस काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयां प्रचलित थी, या इनकी प्रशासनिक जो इकाइयां थी वो 5 थी। हाँ, 5। ध्यान दीजिएगा, 5 इकाइयां कौन कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, वो 5 इकाइयों को लिख देते हैं। कुल, कुल, या एक हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबको दिख रहा है भाई, कुल। इनकी पहली जो प्रशासनिक इकाई थी वो कुल थी, जिसे हम परिवार भी कहते थे।
कुल माने सभी लोग समझ रहे हैं ना, कुल कुल एक कुल के लोग, ठीक है ना। पहले कुल में विभाजित थे लोग, और लोग किस में विभाजित थे, कुल में। तो उस कुल को एक परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाता था, ठीक है ना, परिवार। दूसरी जो राजनीतिक स्थिति थी या प्रशासनिक इकाई थी, ग्राम थी, क्या थी, अभी भी तो ऐसा ही है, अभी भी तो वैसा ही है ना। हमारी जो प्रशासनिक इकाई है एक परिवार ही है, उसके बाद से ग्राम है, ग्राम के बाद आता है क्या चीज, तो सर्जन, जनपद, और उसके बाद से आता है 20, यानी कि 20 का मतलब जिला, उसके बाद से जन, जन का मतलब राज्य, और राष्ट्र, है कि नहीं, राष्ट्र, देश। तो वैसे ही ध्यान देना, इनकी पहली जो प्रशासनिक इकाई थी कुल या परिवार थी, दूसरी ग्राम, तीसरी जो प्रशासनिक इकाई थी 20, चौथी जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी जन थी, और पांचवी जो प्रशासनिक इकाई थी राष्ट्र। ध्यान देना, इनके जो मुखिया हुआ करते थे, क्या चीज, तो कुल या परिवार की जो मुखिया थे इनको कहा जाता था कुलप, या कुलप, कुलप या पिता। यानी कि कुल या परिवार की जो मुखिया थे उन्हें क्या कहा गया है, तो कुलप या पिता कहा गया है। अभी भी तो अपने घर के जो मुखिया होते थे पिता ही होते हैं, लेकिन सरकार अब धीरे धीरे महिलाओं को महत्व को बढ़ा रही है, और मुखिया किसे बना रही है, महिलाओं को, माताओं को, ठीक है ना। आप लोग अपने घरों में मुखिया किसे पाते हैं, माता को, ठीक है ना। वोटर आईडी में बस, वोटर आईडी नहीं, राशन कार्ड में, है जी। ध्यान दीजिएगा, ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वो प्रधान था, कौन था, प्रधान। अभी तो प्रधान ही होता है ना, सरपंच या प्रधान एक ही बात है, प्रधान, प्रधान, या इसी को कहा गया है ग्रामीणी, क्या चीज, ग्रामीणी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस कुल या परिवार के जो मुखिया थे उन्हें कुलप या पिता कहा गया है, और ग्राम के जो मुखिया थे प्रधान, या उन्हें क्या कहा गया है, तो सर ग्रामीणी कहा गया है, ठीक है ना। 20 के मुखिया को ध्यान दीजिएगा, बिशप, 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 हाँ 20 है, 20, बिशप, बिशप, बिशप या बिशपति, बोलो भाई, 20 ना है, 20 है, 20, ठीक है ना। आगे देखना ध्यान से, जन के मुखिया जो होते थे जनपति, जनपति या राजन, राजन, और इस राष्ट्र के मुखिया होता था राजा, दिखा, किसी को दिक्कत। इस वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा, जो प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में विभाजित थे। इसमें सबसे छोटा जो इकाई था वो कुल या परिवार था, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, राष्ट्र थी। आगे देखना, क्या चीज, 30, 30 या, ध्यान देना, एक बार और ध्यान से सुनना। पहला कुल या परिवार, कुल या परिवार जिसका मुखिया कुलप या पिता होता था। ध्यान दीजिएगा, कई कुल मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था, ग्राम का। आप लोग भी देखे होंगे, ग्राम का निर्माण क्या होता है, कुल कई परिवार को मिलने से क्या बनता है, ग्राम बनता है। कई परिवार को मिलने से ग्राम बनता है।
कई ग्राम मिलते हैं तो क्या बनता है? कई ग्राम मिलते हैं तो जनपद, जनपद बनता है ना। और कई जनपद मिलते हैं तो बनता है जिला, जिला बनता है ना, जिला, जन। और कई जन मिलते हैं यानी कई जिले मिलते हैं तो बनता है राज्य। राज्य का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र। राज्य का मतलब क्या होता है? राष्ट्र। समझे आप लोग? तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, कुल या परिवार, कई कुल या कई परिवार अगर मिल जाए तो ग्राम का निर्माण करते हैं। कई ग्राम मिलता है तो एक बीस का निर्माण होता है। कई बीस मिलते हैं तो एक जन का निर्माण होता है। और कई जन मिलने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और इनके अलग अलग मुखिया हैं। अभी भी तो प्रशासनिक इकाई देखेंगे तो ग्राम का जो मुखिया होता है वो सरपंच या प्रधान होता है। ठीक है ना, आपके यहाँ सरपंच बोलते हैं, हमारे यहाँ भी सरपंच ही बोलते हैं, लेकिन उसे प्रधान भी बोला जाता है। ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो आप लोग देखे होंगे कि विधायक वगैरह होते हैं। ठीक है ना। उसके ऊपर जाएंगे या जिला में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम। इनके क्या है वो, क्या है भाई? हेड हैं। ठीक है ना। प्रशासनिक इकाई के वो हिस्से हैं। तो अलग अलग इन छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं क्या चीज, कबीलाएं, उनके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्या थी, प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत यहाँ तक? बोलो भाई। इसमें देखा देखना, इसमें कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई थी और राष्ट्र सबसे बड़ी, राष्ट्र सबसे बड़ी, राष्ट्र सबसे बड़ी। ये क्वेश्चन बना भी है कि वैदिक काल में, ध्यान देना, वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कौन थी? कुल या परिवार? ठीक है। किसी को दिक्कत? आगे देखना। वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। और ध्यान दीजिएगा, जिसका मुखिया होता था कौन सा? तो कुलप, कुलप कहलाता था। ठीक है ना। अभी कुलप पेपर में आप को ना दे तो आप कुलप खोजते रह जाएंगे। वहां पे आप लोग खोजेंगे पिता कहाँ है। ठीक है ना। कुलप या पिता। हाँ, क्या दिक्कत है भाई, बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या सुन रहे हो भाई? खड़े हो जाओ, क्या सुन रहे हो बताओ। क्या बोलिए। बैठो, जो समझा रहे हैं उसको समझ जाओ। ठीक है। देखना ध्यान से। आपको बता दें कि वैदिक जो सभ्यता है इसकी जो प्रशासनिक इकाई थी सबसे छोटी, वो कुल थी, या कुल को हम परिवार भी बोल सकते हैं, परिवार थी। और उस कुल की जो मुखिया कहलाता था, मुखिया माने उसका हेड, वो होता था कुलप। ठीक है ना। कुलप, या इसी कुलप को हम बोले हैं क्या चीज? तो पिता। जब ध्यान से सुनोगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। अगर पेपर के को लेकर सीरियस हो तो सही से पढ़ो ध्यान से, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मस्ती कर सकते हो आप लोग, आजाद हैं। ठीक है। देखना ध्यान से। पेपर में ध्यान देना, गुमराह करने के लिए कुलप नहीं देता है, पिता देता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि पिता भी होता है, कुलप का अर्थ क्या होता है? पिता। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कई जो कुल मिलते थे, कई कुल मिलते थे तो क्या बनते थे? ग्राम बनाते थे। कई कुल मिलकर क्या बनते थे? ग्राम। और जिसका मुखिया हुआ करता था ग्रामीणी, क्या होता था? ग्रामीणी। या इसी को प्रधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान। है जी, प्रधान। ध्यान देना, ग्राम, कई ग्राम जब मिलते हैं तो बनता है, ध्यान देना, 20। क्या बनता है? 20। और इस 20 का जो मुखिया हुआ करता था वो कौन था? 20 पति। ठीक है ना। 20 पति, ध्यान देना, ऐसे होता है, 20 पति, 20 पति। कौन होता था? 20 पति। या इसको बिशप भी बोला गया है। क्या बोला गया है? बिशप। बिशप। ठीक है।
ध्यान देना, सबसे बड़ी इकाई जन जन थी। ध्यान दीजिएगा, इसका मुखिया ध्यान दीजिएगा होता था कौन? राजा। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? आगे देखना। बस देखो ध्यान से, ये लास्ट बिंदु है। प्रशासनिक इकाई और उनके मुखिया ये सब पढ़ा दिए हम, ये पीछे ही पीछे ही हम क्या किया है, इसको सब बता दिए हैं। बस समझ जाना है कि ये कुल, कुल का मतलब कि फैमिली, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई और इसका जो मुखिया था कौन था? कुल्प या कुलप, ठीक है ना, कुल्प या कुल्प, कुलप, ठीक है ना। उसके बाद से इसके बाद कौन था? ग्राम, ग्राम से 20, 20 से जन से राष्ट्र। और इनके साथ में मुखिया को याद रखना है कि इनके मुखिया कौन थे, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, ओके।